स्वार्थी रिश्ते। मोहन प्रसाद जी के कराहने की आवाज से एकाएक प्रभा जी की नींद खुल गई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने टेबल लैंप जलाया और नजर घड़ी पर पड़ी तो रात के 2:30 बज रहे थे। देखा कि मोहन प्रसाद जी हाथों से सीने को दबाए जा रहे थे और बार बार होठों को पीसते हुए छटपटा रहे थे और सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। प्रभा जी ने मोहन प्रसाद जी से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? उत्तर में उन्होंने बस हाँ में सिर हिला दिया। प्रभा जी ने तुरंत अपने पड़ोसी और फैमिली डॉक्टर शर्मा जी को फोन किया। शर्मा जी तुरंत ही अपनी पत्नी नम्रता के साथ दौड़े हुए आए। मोहन प्रसाद जी को देखकर उनका इलाज करने लगे और पत्नी को पास की एक अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन करने को कहा। फिर उसे अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को फोन कराया। डॉक्टर शर्मा जो एक अच्छे फिजिशियन थे, उस अस्पताल के विजिटिंग डॉक्टर भी थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि स्थिति कितनी नाजुक है, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत रखने को कह रहे थे। शीघ्र ही एम्बुलेंस आ पहुंची। जल्दी जल्दी मोहन प्रसाद जी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सब कुछ पहले से ही तैयार था। जाते ही उनको आईसीयू में ले जाया गया और इलाज शुरू कर दिया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर शर्मा के साथ अस्पताल के डॉक्टर भी बाहर आए और प्रभा जी से बोले, देखिए मैडम, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बड़ा मेजर अटैक है। अगर डॉक्टर शर्मा नहीं होते तो आपके पति को अस्पताल तक पहुंचने में भी मुश्किल होता। यह सुनकर प्रभा जी ने एक बार एहसान भरी नजरों से डॉक्टर शर्मा को देखा, लेकिन कुछ बोल न सकी। उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह तो बिल्कुल बेसूध सी हो वहीं बेंच पर निढाल सी बैठ गई। लेकिन नम्रता जी ने उनका हाथ थामे रखा, उनको संभाले रखा। डॉक्टर शर्मा ने पानी ला करके उनको पानी पिलाया। तब थोड़ा जाकर प्रभा जी ने अपने आप को संभाला तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनके पास आए और उनको कहा कि आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। आने वाले 72 घंटे आपके पति के लिए बहुत भारी हैं। अगर यह समय उन्होंने काट लिया तो हम उनको बचा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके बुला लीजिए और भी किन्हीं को खबर करना है तो उन्हें भी खबर कर दीजिए। प्रभा जी कुछ बोल न सकी, उन्हें तो जैसे काट मार गया हो। प्रभा जी ने चुपचाप अपने पर्स से एक छोटी सी डायरी निकालकर शर्मा जी को दे दी। डायरी में तीनों बच्चों और रिश्तेदारों के फोन नंबर थे। डॉक्टर शर्मा अस्पताल के गेट के पास जाकर अपने फोन से सबको फोन मिलाने लगे। इधर डॉक्टर शर्मा जी की पत्नी नम्रता जी प्रभा जी के पास बैठकर उनकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और उनको धैर्य दे रही थी। डॉक्टर शर्मा जी ने सबसे पहले बड़े बेटे प्रदीप को फोन किया, जो कनाडा में एक जनरल स्टोर चलाता है। यह सुनकर वो बहुत दुखी हुआ और बोला, अंकल जी, यहाँ भी काफी समस्याएं हैं। साक्षी की कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं और अमन के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और स्टोर में जो हेल्पर है वो भी छुट्टी पर है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही व्यवस्था करके पहली फ्लाइट लेकर आ जाऊंगा। फिर डॉक्टर शर्मा ने दूसरे बेटे सुदीप को अमेरिका में फोन किया तो फोन उसकी पत्नी सुनीता ने उठाया और बताया, सुदीप तो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए, परंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी उनको फोन करती हूँ और जैसे ही वापस आएंगे हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी फोन दक्षिण भारत में रह रही बेटी अदिति को किया। फोन उसकी सास ने उठाया और इस समय फोन करने पर गुस्से से झुंझलाते हुए कहने लगी, अभी अदिति से बात नहीं हो सकती, वो सो रही है। जब शर्मा जी ने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया तो वो कुछ शांत हुई, लेकिन आवाज का तीखापन नहीं गया। देखिए, यह जानकर हमें काफी दुख हुआ है, लेकिन आजकल अदिति की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अभी जगाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ है अदिति बिटिया को? घबराकर शर्मा जी ने पूछा। अरे कुछ घबराने की बात नहीं है, वह माँ बनने वाली है और अविनाश भी ऑफिस के काम से विदेश गया है। अदिति अकेले ही आ सकेगी, हम कल ही उसको भेजने का इंतजाम करते हैं।
शर्मा जी फोन करके वापस आए तो देखा कि एक डॉक्टर प्रभा जी से बात कर रहे थे कि मैडम, आपके पति का इलाज हो रहा है, लेकिन आप में से कोई भी उनके पास नहीं जा सकता, तो बेहतर होगा कि आप सब घर चले जाएं। अगर जरूरत होगी तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। डॉक्टर शर्मा ने भी उसको समर्थन किया और बताया कि सब बच्चों को फोन कर दिया है, पर क्या बात हुई नहीं बताया। आईसीयू के दरवाजे में लगी कांच से एक बार मोहन प्रसाद जी को देखकर सब घर की ओर चल पड़े। घर पहुंची तो राजू ने चाय बनाई। थोड़ी सी चाय पीकर वे चुपचाप बैठ गई। प्रभा जी को किसी भी तरह चैन नहीं था। बस मन ही मन प्रार्थना करती रही कि कैसे भी करके यह 72 घंटे बीत जाए। जब बच्चे आए तो पिता को अच्छी हालत में देखें तो उनका कान फोन के आवाज पर और आंखें द्वार पर लगी थी। बीच बीच में अस्पताल जाकर दरवाजे के कांच से पति को देख लेती थी। अभी 58 घंटे ही हुए थे कि अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया कि मोहन प्रसाद जी की हालत सुधरने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें आशा है कि जल्दी ही वे खतरे से बाहर आ जाएंगे। चौथे ही दिन उनको आईसीयू से निकालकर स्पेशल केयर यूनिट में रख दिया गया। यहाँ आईसीयू की सब सुविधाएं तो उपलब्ध थीं, लेकिन किसी को जाने आने के लिए रोक टोक नहीं थी। वहाँ मरीजों के रिश्तेदार शाम को मरीजों को मिलने के लिए आते थे। अब एक एक करके मोहन प्रसाद जी को भी मिलने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बात करने की अब भी मनाही थी। छठे दिन की दोपहर से थोड़े थोड़े अंतराल पर सब बच्चे पहुंच गए और शाम को मिलने के समय का इंतजार करने लगे। शाम को जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर मोहन प्रसाद जी को देख रहे थे। प्रभा जी भी अंदर ही थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उनके बच्चे आए हैं तो नर्स को कहकर मोहन प्रसाद जी के पलंग के सिरहाने को थोड़ा ऊंचा कर दिया गया और प्रभा जी ने उनके बाल सीधे कर दिए। अब मोहन प्रसाद जी कुछ फ्रेश लग रहे थे। बच्चे जब उनको मिलने अंदर गए तो उनको खुशी के स्थान पर हैरानी हुई और बोले, बाबूजी, हम तो डर ही गए थे जब अंकल का फोन आया था। हम तो काफी घबरा रहे थे कि आपको किस हाल में देखेंगे, लेकिन आपको इस तरह देखकर बहुत ही खुशी और तसल्ली हो रही है। लेकिन माता पिता दोनों ने ही देख और समझ लिया कि उनकी आंखें उनके शब्दों का साथ नहीं दे रही है। मन के भाव आंखों से प्रकट हो रहे थे। माँ ने तो हमें फिजूल का ही डरा दिया और हम सब काम धाम छोड़कर दौड़े आ गए। मोहन प्रसाद जी ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। तभी नर्स ने कहा, आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए, अभी इन्हें मुझे एक इंजेक्शन देनी है, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। प्रभा जी को छोड़ सभी लोग बाहर चले गए और बाहर लगे एक बेंच पर सभी बैठ गए। बेटी अदिति ने कुछ तीखे आवाज में कहा, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, हम तो डरते हुए कुछ और ही सोचते आए हैं। तभी बेटे प्रदीप ने कहा, मेरे घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। मैंने सब कुछ शर्मा अंकल को बता दिया था, लेकिन उनका कहना था कि मुझे हर हाल में आना ही चाहिए। छोटा बेटा सुदीप भी अपने मन की बात कहने में पीछे नहीं रहा। हम तो रास्ते भर यही सोचते रहे कि बाबूजी के बाद माँ का क्या होगा, वे कहाँ रहेंगी, किस तरह रहेंगी। हमारा तो 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट है जहाँ आए दिन पार्टियां ही होती हैं। ऐसे माहौल में माँ का वहाँ गुजारा मुश्किल है। तभी प्रदीप ने बात बीच में ही काट दी, भाई देखो, मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना। याद है जब पिछली बार माँ बाबूजी आए थे तो माँ खुद भी कितनी परेशान हुई थी और हम सबको भी परेशान कर दिया था। 6 महीने का वीजा था, फिर भी 1 महीने के बाद ही बाबूजी को लेकर वापस आना पड़ा। अब दोनों अदिति की तरफ देखने लगे। अदिति ने भी हामी नहीं भरी। बोली, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तो खुद कितनी मुश्किल से संयुक्त परिवार में दिन काट रही हूँ। मैं ही जानती हूँ, बस इंतजार कर रही थी कब अविनाश को विदेश में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और मुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिले। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी ना बाबा ना। और अब माँ अकेले कहाँ हैं? अब तो बाबूजी भी साथ हैं। इतने में प्रभा जी को आते देख
कर सब चुप हो गए। प्रदीप ने धीरे से कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, तब तक मैं बाबूजी से भी बात करूंगा इस बारे में। जल्दी कुछ फैसला हो जाना चाहिए। प्रभा जी बच्चों के पास पहुंची तो इतने दिनों से रुकी हुई आंसू मानो सैलाब बनकर बहने लगी और वो प्रदीप के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। तो प्रदीप ने कहा, माँ अब ये रोना बंद करिए, अब सब कुछ तो ठीक ठाक है। बाबूजी भी तो अब स्वस्थ हैं। हमें तो उनको देखकर बहुत तसल्ली हुई है। फिर सब एक एक करके भीतर गए और बाबूजी को देखकर आ गए। फिर प्रदीप ने कहा, माँ आप बहुत थक गई होंगी, आज आप घर चली जाइए, मैं रात को बाबूजी के पास रहूंगा। प्रभा जी भी सहमत हो गई और कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर आ जाना, तब मैं घर चली जाऊंगी। माँ मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ और आते ही खाना खाया हूँ, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप जाइए। सब घर चले गए तो प्रदीप कमरे के अंदर चला गया। मोहन प्रसाद जी थक कर सो गए थे। प्रदीप भी वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और आंख बंद कर कुछ सोचने लगा। घर पहुंचकर प्रभा जी सब बच्चों से बड़े स्नेह से मिली और सबकी कुशलता पूछी और कुछ देर तक बातें करने के बाद उन्होंने कहा, बच्चों खाना खा लो और आराम करो, बहुत थक गए होगे। और खाना खाकर वह भी अपने कमरे में सोने चली गई। आज उनको बड़ी राहत महसूस हो रही थी। बच्चों के आ जाने से बहुत ताकत और हिम्मत का अनुभव कर रही थी। जल्द ही उनकी आंख लग गई। ना जाने कितनी देर सोई थी कि प्यास लगने से नींद खुल गई। पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि सुदीप के कमरे से रोशनी देखकर उधर मुड़ गई। दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि भीतर से बातों की आवाज सुनाई दी। अदिति की आवाज थी, भैया क्या सोचा है, क्या करना है? तभी सुनीता ने उत्तर दिया, हम तो माँ के बारे में चिंतित थे कि वो अकेले कैसे रहेंगी, लेकिन अब तो दोनों का ही प्रबंध करना होगा। तभी प्रभा जी यह सुनकर चौंक गई। सुदीप ने कहा, वही होगा जो प्रदीप भैया ने कहा है। बाबूजी को अब अपनी वसीयत लिखनी होगी और यह घर बेचकर हमें पैसे बांट दें और हम उनके रहने का इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में कर देंगे। वहां उनको अपने हम उम्र का साथ मिल जाएगा और हमें भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। जो भी खर्च होगा हम मिलकर उठा लेंगे। आज रात प्रदीप भैया बाबूजी से भी बात कर लेंगे। सुनीता ने कहा, ठीक तो है, सब कुछ जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। अब तो 13 दिन तक रुकने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी अदिति ने कहा, भैया मेरा हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए। मेरी सास ने कहकर भेजा है कि जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकर ही आना। प्रभा जी से और सुना नहीं गया और वो उल्टे पांव अपना पैर घसीटते हुए अपने कमरे में आ गई। यही हमारे बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई पर हमने अपना पेट काट करके पैसे लगाया कि ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आराम से चलाएं और बुढ़ापे में हमको सहारा दें। अब जब यहाँ अपने जीवन से सुखी हैं, खुश हैं, तो उनकी नज़र इस मकान और हमारे जमा पूंजी पर है। हमको वृद्धाश्रम में भेजने की इच्छा है। क्या इसी समय के लिए संतान की कामना करते हैं? उनका गला सूख रहा था, लेकिन ना तो पानी पीने की इच्छा हो रही थी और ना रसोई तक जाने की हिम्मत। ध्यान बार बार पति की ओर ही जा रही थी। हे भगवान, प्रदीप ने अगर ये सारी बातें अपने पिता से कही होगी तो उन पर क्या बीता होगा। प्रभा जी डर से सहम सी गई कि जो अनहोनी इतनी भारी दिल के दौरे से नहीं घटी, वो इस आघात से ना घट जाए। वो अपने पति की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। रात कैसे बीती बैठे बैठे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की, लेकिन आज तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा था। बस पति को सकुशल देखने की कामना और प्रार्थना करती रही। अस्पताल की ओर चल पड़ी। जाकर देखा तो सामने पड़े मेज पर पैर फैलाए प्रदीप सो रहा था। मोहन प्रसाद जी की आंखें खुली थी। वह गुमसुम से बैठे हुए छत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। प्रभा जी घबरा गई। धीरे से उनके पास जाकर उनको छुआ तो वो चौंक पड़े। क्या हुआ, इतनी जल्दी जाग गए?
मोहन प्रसाद जी बोले, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। तो प्रभा जी ने कहा, डॉक्टर से कोई दवाई क्यों नहीं ले ली? नहीं प्रभा, उसका कोई असर नहीं होता। प्रभा जी को आशंका हुआ कि कहीं बेटे ने तो। चाय लाई हूँ, पिएंगे? मोहन प्रसाद जी बोले, खुद के लिए भी लाई हो ना? हाँ, तो फिर ठीक है, लाओ, साथ बैठकर चाय पिएंगे। प्रभा जी ने 2 कप में चाय निकाली और अपने पति को सहारा देकर बैठाया। दोनों चाय पी ही रहे थे कि प्रदीप तब तक उठ गया। अरे माँ, आप कब आई? पता ही नहीं चला। अभी अभी आंख लग गई थी मेरी। कोई नहीं बेटा, मैं भी अभी ही आई हूँ। और वैसे भी कल तुम्हारा कितना लंबा थका देने वाला सफर था। फिर मरीज के साथ रात भर जागना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आ गई हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। चाय पियोगे? नहीं माँ, मैं घर जाकर फ्रेश होकर ही कुछ खाऊंगा या पीऊंगा। प्रभा जी को लगा कि यह बहुत जल्दी ही घर जाना चाहता है ताकि अपने भाई बहन के साथ सारी बातें कर सके। मोहन प्रसाद जी ने प्रदीप को टोकते हुए कहा, बेटा प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। मुझे तो कभी वसीयत करने और मकान बेचने का ख्याल ही नहीं आया। आज शर्मा अंकल को कहना कि वकील को लेकर यहीं आ जाए। तुम्हारी सलाह मानकर मैं आज ही अपनी वसीयत लिखवा दूंगा। जी जी बाबूजी, कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा। प्रभा जी को लगा कि वह जल्दी से जाकर अपनी सफलता के बारे में सबको बताना चाहता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी कुछ भी नहीं बोले, बस नम आंखों से एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। एक दूसरे के स्पर्श से ही अपनी भावनाएं बताते रहे। दोपहर को जब शर्मा जी वकील साहब के साथ आए तो मोहन प्रसाद जी से बोले, यह तुम क्या कर रहे हो? अभी तो जरा अच्छे हुए हो और वसीयत लिखने की इतनी जल्दी क्यों? अभी तो बच्चे आए हैं, थोड़ा ठीक हो जाओ, घर चलकर लिखवा देना। मोहन प्रसाद जी ने कहा, जल्दी है भाई, मुझे जल्दी है। तुम मेरी जल्दी नहीं समझ सकोगे। किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कोई संतान नहीं है। शर्मा जी ने प्रभा जी को कुछ कहना चाहा तो उन्होंने इशारे से उनको रोककर इतना ही कहा, भाई साहब, इनको मत रोकिए, ये जो भी करना चाहते हैं कर लेने दीजिए। शर्मा जी भी चुप हो गए और मोहन प्रसाद जी वसीयत लिखवाने लगे। शाम के समय सारे बच्चे जब अस्पताल के कमरे में आए तो मोहन प्रसाद जी बेड पर टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर शर्मा और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर निराला जी, वकील साहब सभी को उपस्थित देख तीनों बच्चे अपनी खुशी छिपा नहीं सक रहे थे। यहाँ सब इतनी आसानी से और कितनी जल्दी हो जाएगा, उन्होंने ऐसा सोचा तक नहीं था। मोहन प्रसाद जी थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, मैं अपने प्यारे बच्चों का बहुत आभारी हूँ जो मेरी बीमारी की खबर सुनकर अपने अपने घर और काम छोड़कर दौड़े आए हैं। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम सब वापस जा सकते हो। प्रदीप ने कल रात मुझे बहुत अच्छा परामर्श दिया है जो अब तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मुझे यह भी समझ आ गया कि यह केवल प्रदीप की ही नहीं, मेरे सभी बच्चों की यही इच्छा है। तो उनकी इसी इच्छा और सलाह का मान रखते हुए आज मैंने अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिस पर गवाह के रूप में मेरे मित्र डॉक्टर शर्मा जी और अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहे डॉक्टर निराला जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वकील साहब, आप इनको मेरी वसीयत सुना दो। और तीनों बच्चों को देख एक एक कॉपी दे दी। कुछ जोर से बोलने से थक गए थे और उनकी सांस फूलने लगी थी तो डॉक्टर शर्मा ने उनको लिटा दिया और प्रभा जी उनके सिरहाने बैठ उनका सिर सहलाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ने लगे। उनके बच्चे भी सांसें रोक कर सुनने लगे। मैं मोहन प्रसाद, सुपुत्र श्री गोपाल प्रसाद, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के दबाव के यह वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरी सारी धन संपत्ति मेरी स्वयं की ही अर्जित की हुई है। इस पर केवल मेरी पत्नी प्रभा का ही अधिकार है, जिन्होंने जीवन की लंबी यात्रा में सदा मेरा साथ निभाया है और प्रत्येक स्थिति में मेरी ताकत बनकर मुझे सहारा दिया है और संभाला है
और किसी का इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। अपने तीनों बच्चों को उनका हिस्सा उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी शादियों में खर्च करके और घर बसाने के लिए जरूरी धन के रूप में दे चुका हूँ। अब मुझे उनको कुछ भी नहीं देना है। और जहाँ तक मकान की बात है तो इसको मैंने और मेरी पत्नी ने बड़े अरमानों से बनवाया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पंछी एक एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाता है। इस पर मेरा और मेरी पत्नी का ही अधिकार होगा। हमारे गुजरने के बाद भी यह घर कभी भी बेचा नहीं जाएगा। हम इसको एक वृद्धाश्रम बनाएंगे जिसमें वृद्ध हो गए लोग रहेंगे जो बच्चों के लिए बोझ हो गए हैं। वसीयत पढ़ने के बाद वकील साहब ने एक एक कॉपी तीनों बच्चों को दे दी। शर्मा जी, निराला जी और वकील साहब एक साथ कमरे से निकल गए। बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या करे और कहे तो क्या। मोहन प्रसाद जी उनकी तरफ पीठ करके लेटे हुए थे और प्रभा जी उनके सिरहाने खड़ी थी। प्रदीप और अदिति उनको कुछ कहने के लिए उनकी ओर बढ़े, लेकिन तभी प्रभा जी ने कहा, बेटा आपको देर हो रही है, आप लोग जा सकते हो। अब किसी के पास कुछ कहने और सुनने को कुछ भी नहीं बचा था। सभी अपना सा मुंह लिए शर्मिंदगी से सिर झुकाए और हाथ में वसीयत के कागज लिए कमरे से बाहर निकल गए। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के जो गिर जाए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।